बच्चों, आज हम लोग भारतीय संविधान का एक और महत्वपूर्ण पक्ष आर्टिकल 52 से 151, 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151, या आप कह सकते हैं भाग 5 का अध्ययन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो भाग 5 है इसमें है क्या। तो आप याद रखिएगा, इसमें केंद्र सरकार का विवरण दिया गया है। क्लियर? दूसरी बात आप याद रखिएगा कि केंद्र सरकार किसे कहेंगे वो तो अभी हम लोग बाद में देखते हैं, 2-4 मिनट बाद। सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा कि जो भारतीय शासन का स्वरूप है ये क्या है। तो आप कहेंगे कि सर, भारत में जो शासन का स्वरूप है वह संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली, या आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म है, अर्थात संसदीय प्रणाली का क्या मतलब हुआ। देखिए, सत्ता के या शक्ति के 3 आधार होते हैं। इसको हम समझा रहे हैं कि संसदीय प्रणाली है क्या। तो आप एक देखिए, ये वेस्टर्न थिंकर हैं, चिंतक हैं, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की एक किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज है। इस किताब में उन्होंने क्या किया, कहा कि जो शक्ति होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक होती है कार्यपालिका, आप कह सकते हैं अंग्रेजी में इसे एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। दूसरी होती है विधान पालिका, इसको आप लेजिस्लेटिव कह सकते हैं। और तीसरी होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका आप कह सकते हैं जुडिशरी है ये, ठीक है ना। तो ये 3 पावर्स हैं, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। अब विधान पालिका क्या करती है, कानून को बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, इसके द्वारा निर्मित कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, लागू करने में, मतलब कार्यपालिका द्वारा कानून को लागू करने में, विधान पालिका द्वारा कानून बनाने में जो गलतियां होती हैं उन गलतियों की व्याख्या करती है, मतलब गलती होने को रोक देती है। तो अब सवाल इस बात का कि संसदीय प्रणाली में क्या होता है। संसदीय प्रणाली में ये जो कार्यपालिका होगी, मतलब आप कह सकते हैं मंत्री परिषद, जिसे आप सरकार कह रहे हैं, मंत्री परिषद, ठीक है, अमूमन आप लोग सरकार बोल देते हैं। तो ये मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह होगी, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर कार्यपालिका, ठीक है, ये किसके प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होता है। आप कहेंगे कि सर विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान पालिका में क्या आया, आप कहेंगे कि सर संसद आई है। तो ये जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, अपनी संसद के प्रति। और अगर प्रांतों में बात की जाए तो विधानसभा के प्रति यह उत्तरदायी होती है, ठीक है। एक तो आपने ये समझा, ठीक है, एक पॉइंट से हमने आपको ये समझा दिया कि संसदीय प्रणाली की एक शर्त यह है कि मंत्री परिषद जो होगी या सरकार जो होगी या कार्यपालिका जो होगी वह किसके प्रति उत्तरदायी है। आप कहोगे कि संसद के प्रति या विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली की एक दूसरी बात भी है। क्या है बात, आप कहिएगा कि देखिए, यहां पर संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है या एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, उसके 2 अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं,
आप कहेंगे कि अध्यक्ष दो होते हैं बच्चों, एक और दो। जो पहला अध्यक्ष होगा वह क्या होता है, नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का होता है। और दूसरा जो अध्यक्ष है वही वास्तविक होता है। तो ये जो वास्तविक अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम जिसे कहते हैं। और नाम मात्र का जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ही क्या होगा, आप कहोगे कि सर राज्याध्यक्ष होता है। ये राष्ट्रपति क्या होता है, राज्याध्यक्ष होता है, मतलब ये राज्य करता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री क्या होता है, आप कहोगे कि सर शासनाध्यक्ष होता है, मतलब शासन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। कहां पर, पार्लियामेंट्री व्यवस्था में होता है। वास्तविक सत्ता किसके हाथों में होती है, तो आप कहोगे कि सर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ठीक है। आप समझ गए कि संसदीय प्रणाली क्या होती है। ठीक है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि भारत में जो न्यायपालिका है वह सिंगल न्यायपालिका है, मतलब एकीकृत न्यायपालिका है, एक ही न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है, न्यायपालिका है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है। और इस एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन होता है, आप कहोगे कि एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर सर सुप्रीम कोर्ट होता है, या आप कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक है। और ये आपने समझ लिया संसदीय प्रणाली। अब आपको दूसरी बात करनी है, ठीक है, कि केंद्र की सरकार में क्या क्या आता है। तो आइए देखते हैं केंद्र सरकार में क्या क्या आता है। तो बच्चों हमको एक बात याद रखनी है कि केंद्र की सरकार में क्या क्या आता है। तो आप देख रहे हैं कि ये पहले तो आप ये याद रखिएगा, केंद्रीय सरकार का विवरण भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में ही है। ठीक है। तो अब ये देखिए, जो केंद्रीय सरकार है इसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहली चीज आप कार्यपालिका होगी केंद्र की, एक तो आप ये पढ़ते हैं। फिर इसकी अपनी विधायिका होगी या लेजिस्लेटिव्स होगा। ठीक है। फिर इसकी क्या होगी, आप कहोगे कि सर न्यायपालिका होगी, शीर्ष पर न्यायपालिका होगी। और कुछ होता है तो आप कहोगे कि नहीं सर ये 3 पावर हो रही है। ठीक है। अब जो कार्यपालिका आएगी बच्चों, एग्जीक्यूटिव जिसे कहते हैं, इस एग्जीक्यूटिव में आप एक नाम आप याद रखिएगा कि आपको यह पढ़ना होता है राष्ट्रपति को। ठीक है। फिर आपको दूसरा क्या चीज पढ़ना होता है, उपराष्ट्रपति को पढ़ना होता है। फिर तीसरे पॉइंट में आपको क्या पढ़ना होता है, प्रधानमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री पढ़ना होता है। अब बात आती है कि चौथा पॉइंट क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर मंत्री परिषद भी होती है, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। तो आप इसके बाद आपको क्या करना है, आप कहोगे कि सर इसके अतिरिक्त 5वें में आता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल आता है, महान्यायवादी आता है। ठीक है। फिर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है, नियंत्रक एवं, हाँ इसी को कहते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है। ठीक है, क्लियर।
अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का विवरण दिया गया है, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल का जो विवरण दिया गया है वह कितने में दिया गया है, तो आप कहोगे कि सर ये है 76 और आर्टिकल 76 में होता है, और किस में होता है, 88 में होता है, 76 और 88 में, ठीक है, इसका विवरण दिया गया है। अब विधायिका की जहाँ तक बात आती है कि विधायिका में क्या है, तो आप कहोगे कि आर्टिकल 79 से और 123 तक आता है, ठीक है। और न्यायपालिका कहाँ तक आएगी, आप कहोगे कि सर ये तो 124 से और 147 अनुच्छेद तक आता है, आर्टिकल 124 से 147 तक। विधानपालिका कितने आती है, 79 से 123 आती है। कार्यपालिका आपके सामने यह दिख रहा है ना। तो अब बच्चों हमारे सामने बात आती है कि हम पहले क्या पढ़ें। पहले हमको पढ़ना चाहिए महामहिम को, राष्ट्रपति को पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए राष्ट्रपति, ठीक है, फिर एक एक को हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट हम लोग क्या उठाएं, राष्ट्रपति उठा रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, आप कहेंगे भारत राष्ट्र का राज्याध्यक्ष होता है। अभी हमने आपको बताया राष्ट्रपति क्या होता है, राज्याध्यक्ष होता है, ठीक है। और यह देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब इसका विवरण कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 52 से शुरू होता है इसका विवरण। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये तो कहा इन्होंने, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कहाँ कहा जा रहा है, अनुच्छेद 52 में कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है भारत, क्या है, आप कहेंगे एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो जब लोकतांत्रिक गणराज्य है तो इसका मतलब यह है कि यहां राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होगा, यह वंशानुगत नहीं होगा। तो होगा क्या, आप कहोगे कि सर यह निर्वाचित होगा। यह कैसा होता है, आप कहेंगे कि सर निर्वाचित होता है, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं कि रिपब्लिक या गणराज्य लिखा है, मतलब राज्य का कोई भी व्यक्ति, गण मतलब व्यक्ति, ठीक है, देश के इस सबसे बड़े पद को होल्ड कर सकता है। देश का कोई भी नागरिक देश के सबसे बड़े पद को होल्ड कर सकता है, ठीक है। यहां पर आपकी वंशानुगतता नहीं है, बपौती नहीं है कि आप ही रहेंगे, आपका बेटा रहेगा, नहीं, ठीक है। 5 साल बाद आपको जाना ही होगा, ठीक है, जाना भी हो सकता है, ठीक है, रह भी सकते हैं, ठीक है, अगली बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई रोक टोक यहां पर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 53 क्या कहता है। तो बच्चों आर्टिकल 53 कहता है संघ की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी वो राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर होगी, आप कहेंगे कि सर ये राष्ट्रपति के अंदर होगी, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में है, राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। इसका प्रयोग, ठीक है, वह तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। मतलब जो कार्यपालिका शक्ति है ये किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं ही प्रयोग करे इस शक्ति का, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करे, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री होता है ये राष्ट्रपति का अधीनस्थ ही तो होता है,
अधिकारी ही तो है, ठीक है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन थोड़ा होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है ना, ठीक है, नियुक्ति का पद है वो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि भारत का राष्ट्रपति, हमारी जो सैन्य बल है, हमारी जो फोर्स है, हमारी मिलिट्री है, ठीक है, उसका सुप्रीम कमांडर होता है। सुप्रीम कमांडर किसका सुप्रीम कमांडर? हमारी सैन्य बल का सुप्रीम कमांडर हमारा राष्ट्रपति होता है, सैन्य बल, ठीक। अब हमारे सामने अगला पॉइंट आता है आर्टिकल 54। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 54 क्या बोलता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, एक निर्वाचक मंडल करेगा, ठीक है। आर्टिकल 54 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा, यह निर्वाचन का पद है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, कौन करेगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है, इलेक्टोरल निर्वाचक मंडल, ठीक है, इलेक्टोरल बोर्ड करता है, ये निर्वाचक मंडल करता है, ठीक है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन होता है? एक निर्वाचक मंडल ही भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं? एक होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं बच्चों, ठीक है। निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य नहीं होते। दूसरी बात क्या है? आप कहेंगे राज्य की जितनी भी विधानसभाएं हैं, हमारे राज्यों में, प्रांतों में जितनी भी विधानसभाएं होंगी, उसका निर्वाचित सदस्य होगा, मनोनीत सदस्य नहीं होता। राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। हमने आपको स्ट्रिक्टली मना किया, मनोनीत सांसद या मनोनीत विधायक को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग, देखिए 70वें संशोधन अधिनियम, कौन सा अधिनियम? 70वें संशोधन अधिनियम। तो जो 70वां संशोधन अधिनियम है, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, दिल्ली है, पांडिचेरी है, दिल्ली, पांडिचेरी, ठीक है। ये संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भी, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन कौन? दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है। दिल्ली और पांडिचेरी के जो कि संघ राज्य क्षेत्र है, इसके विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य कभी नहीं, निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचक मंडल में होते हैं, ठीक है। क्लियर? किसके द्वारा ये लाया गया? 70वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया। और ये कब आया था? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर 70वां संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 1992 में है या 92 में? तो आप कहेंगे कि 1992 में आता है, ठीक है। 1992 से पहले दिल्ली और पांडिचेरी के लोगों को, ठीक है, राइट टू वोट नहीं था, वो इलेक्टोरल मंडल में नहीं थे, निर्वाचक मंडल में नहीं थे, ठीक है। ये आपने जो पढ़ा है, ये 54A पढ़ा है आपने, ठीक है। अब 54B क्या कहता है? ठीक है, तो इसको हटाते हैं। बी क्या है ये देखिए। तो आप कहेंगे इसमें सर निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है, निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है। क्या है निर्वाचन की प्रक्रिया? आइए देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति पर होगा। मतलब राष्ट्रपति
का निर्वाचन कैसे होगा? आप कहेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है ना, क्लियर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण, एकल सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमण विधि, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा यह किया जाएगा। ठीक है ना। और अब हमें देखना होगा अगली बात क्या कही गई, जो मतदान होगा, मतदान, ये मतदान गुप्त होगा। तीसरी बात इसमें क्या कही गई है बी के अंदर? ठीक है, चुनाव में सफलता पाने के लिए उम्मीदवार के लिए कोटा पाना आवश्यक होगा। मतलब चुनाव में सफलता के लिए क्या जरूरी है? सफलता के लिए कोटा पाना जरूरी है। कोटा पाना जरूरी है। अगर कोटा नहीं मिला है तो आप चुनाव नहीं जीतेंगे। ठीक है, तो अब आप याद रखिएगा, न्यूनतम कोटा, मतलब चुनाव में सफलता पाने के लिए न्यूनतम कोटा जरूरी है। अब सवाल इस बात का है कि न्यूनतम कोटा कैसे निकालते हैं? तो इसका एक सूत्र होता है, न्यूनतम कोटा, ठीक है, का निर्धारण कैसे करते हैं? तो आप कहिए इक्वल टू होता है टोटल जो वैध मत है, ठीक है, वैध मतों की संख्या कर लीजिए, मतों की संख्या बटा करना है आपको, ठीक है, रिक्तियों की संख्या, वैध मतों की संख्या प्लस 1 प्लस यहां बटा क्या है, रिक्तियों की संख्या प्लस 1 अगर आपको मिल जाता है तो आप क्या होंगे? ठीक है, राष्ट्रपति पद होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां प्रश्न आता है कि ये न्यूनतम कोटा का विचार आप ला क्यों रहे हैं? ठीक है, ताकि राष्ट्रपति, ठीक है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही बने। ठीक है, न्यूनतम कोटा की व्यवस्था क्यों की गई? ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही इस देश का राष्ट्रपति बने। ठीक है, मतलब स्पष्ट बहुमत आपको चाहिए, स्पष्ट बहुमत, क्योंकि वह राष्ट्र का पति बन रहा है, स्पष्ट बहुमत पाने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, अब हमको एक चीज और याद रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्यों का मतमूल्य अलग होता है और सांसदों का मतमूल्य देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। चौथा पॉइंट डाल दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, तो विधानसभा के सदस्यों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्यों, ठीक है ना, का मत मूल्य समान नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य ये समान नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह जनसंख्या पर निर्भर करता है। मतलब अब किसी राज्य की जो जनसंख्या है वो डिफर कर रही है। भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य अलग होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है? ठीक है, आप कहेंगे सर 208 होता है। एक विधायक का मत मूल्य, यूपी के एक एमएलए का मत मूल्य क्या हुआ? 208 होता है। जबकि, ठीक है, सिक्किम के विधायक का मत मूल्य केवल 7 होता है। सिक्किम के एमएलए का
मत मूल्य क्या होता है? केवल बच्चों 7 होता है, ठीक है। बिहार में 173 होता है और दिल्ली में 58 होता है, ठीक है। अब विधायकों के मत मूल्य का निर्धारण कैसे करते हैं? ठीक है, विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे आप? विधायक का मत मूल्य कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे कि सर टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, मतलब प्रांत की कुल जनसंख्या बटा क्या होता है? प्रांत की, उत्तर प्रदेश, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का आपको निकालना है तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या मान लीजिए 20 करोड़ है, ठीक है। निर्वाचित एमएलए बटा निर्वाचित एमएलए, एमएलए मतलब विधायक, ठीक है, प्लस 1000 इक्वल टू होता है एक विधायक का मत मूल्य, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सांसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे आप? 702 होता है वैसे सांसद का मत मूल्य वर्तमान में। तो आइए देखते हैं कि सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। पहले तो लिख लीजिए सांसद का मत मूल्य, ये कैसे आप निकालेंगे? तो बच्चों सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए जरूरी है कि सभी राज्यों मतलब जो टोटल राज्य हैं, ठीक है, तो सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का योग, ठीक है, बटा कुछ होता है, ठीक है। संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब वर्तमान में एक सांसद का मत मूल्य 702 है, क्लियर। अब ये भी याद रखिएगा, देखिए ये हाईलाइट कर लीजिएगा, 84वां संशोधन आता है, 84वां संशोधन अधिनियम आता है, ठीक है। ये व्यवस्था दी गई 84वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, ये व्यवस्था दी गई कि 2026 तक, ठीक है, यही नियम लागू होगा, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो वर्तमान में निर्धारण किया जाता है, ये मत मूल्य निकाले जाते हैं, वो किस आधार पर निकाले जाते हैं? आप कहेंगे कि सर 1971 की जनगणना के आधार पर ही मत मूल्य का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब हमको याद रखना है कि मतगणना कैसे की जाती है, राष्ट्रपति के चुनाव की मतगणना कैसे की जाती है। तो बच्चों आप याद रखिएगा, कुल प्रत्याशियों के सामने जब आप वोटिंग करने जा रहे होते हैं तो कुल प्रत्याशियों के सामने अपनी पसंद लिखनी होती है, अपनी पसंद को, ठीक है, 1 2 3 मतलब जितने लोग लड़ रहे हैं उतना लिखना पड़ता है कि आपको पहला प्रत्याशी दूसरे नंबर पर पसंद है, ठीक है। तो कुल प्रत्याशियों के सामने अपनी पसंद को लिखना होता है। पहली पसंद यदि 50% लोगों की हो गई, पहली पसंद अगर 50% हो गई, ठीक है, तो वह व्यक्ति निर्वाचित तो हो ही जाता है। और यदि नहीं हुई, ठीक है, यदि पहली पसंद 50% हो जाती है तो वह व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है। और यदि नहीं होता तो क्या करेंगे आप? तो आप कहेंगे, इसको सही करिए, तो आपको कहना होगा कि फिर हम दूसरे दौर की मतगणना को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। कौन से? सेकंड फेज की मतगणना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि जो सेकंड फेज की मतगणना है, ठीक है, इसमें जिस व्यक्ति ने सबसे कम वोट पाया है, ठीक है, उसको बाहर कर दिया जाता है
और उसके वोट को शेष बचे उम्मीदवारों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि 4 लोग लड़ रहे हैं, 1 2 3 4, तो चौथे को अगर सबसे कम मिला, ठीक है, तो अब उसके वोट को क्या करेंगे, ठीक है, इन तीनों में बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, क्लियर। और बच्चों पसंद को, ठीक है, उम्मीदवार के मतों की द्वितीय पसंद के आधार पर, ठीक है, क्या किया जाता है, उम्मीदवारों में बांटा जाता है। मतलब उम्मीदवारों के मतों को द्वितीय मतलब सेकंड पसंदगी के आधार पर, ठीक है, बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब हमको देखना है कि दूसरी मतगणना के आधार पर, ठीक है, 1969 में केवल बीबी गिरी को चुना गया था। ठीक है, दूसरी मतगणना, वैसे तो पहले मतगणना में ही हो जाता है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ। कब हुआ? 1969 में हुआ। 1969 में हुआ। क्या हुआ? आप कहेंगे राष्ट्रपति बीबी गिरी का निर्वाचन कब हुआ, कैसे हुआ? आप कहेंगे सेकंड राउंड की काउंटिंग के बाद हुआ। ठीक है, अब आप कुछ चीजें और कर दीजिएगा। ठीक है, निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? निर्वाचन अधिकारी। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन अधिकारी यह कौन होता है? आप कहोगे कि सर लोकसभा का महासचिव होता है। लोकसभा का महासचिव, ठीक है, ये क्या होता है? आप कहोगे कि सर यही राष्ट्रपति के निर्वाचन का निर्वाचन अधिकारी होता है, इलेक्टोरल बॉस होता है, ऑफिसर होता है। ठीक है, लेकिन चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? नोटिफिकेशन, चुनाव की अधिसूचना या नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? तो आप कहोगे सर वो तो चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है ना। लेकिन अब आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लड़ने के लिए प्रस्तावक भी चाहिए और समर्थक भी चाहिए। तो कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 50, ठीक है, वोटर्स, ठीक है, इलेक्टोरल मंडल के 50 लोग, ठीक है, प्रस्तावक होने चाहिए और समर्थक भी 50 ही होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब प्रश्न आता है कि मतदान केंद्र कहाँ होता है? राष्ट्रपति के चुनाव का मतदान केंद्र 2 स्थानों पर होता है। एक तो दिल्ली में होगा और दूसरा प्रांतों की राजधानियों में होता है। जैसे बिहार में पटना में होगा, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। ऐसे प्रांतों की राजधानियों में, ठीक है, इसकी वोटिंग पड़ती है। ठीक है, अब योग्यता क्या है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? ठीक है, तो यार बहुत सामान्य सी योग्यता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। योग्यता क्या है? आप कहिएगा कि सर भारत का नागरिक होना यह योग्यता है। भारत का नागरिक हो सर, एक। दूसरा क्या है? 35 वर्ष की आयु धारण करता हो। ठीक है। तीसरी बात, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, का सदस्य बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। बच्चों, लोकसभा का सदस्य बनने की उसके अंदर योग्यता तो होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ उसके अंदर एक और योग्यता होनी चाहिए। वो क्या है कि देखिए, जिस समय वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, उस समय वो भारत सरकार या राज्य सरकार है कि किसी लाभ के पद पर उसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि चाहे वो सेंटर की बात हो या स्टेट के किसी भी सरकारी पद पर उसे नियुक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिसमें लाभ का पद हो। लेकिन आप याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद होते हैं वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अब अगली बात है कि हम ये देखें
कि शर्तें क्या हैं, जब वो राष्ट्रपति बन जाता है तब की शर्तें क्या हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति की शर्तें तो ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 59 में है। ठीक है, अनुच्छेद 59 में क्या है तो आप याद रखिएगा, जब वो राष्ट्रपति के रूप में या राष्ट्रपति का पद धारण करता हो तो ऐसी स्थिति में वो किसी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। मतलब राष्ट्रपति क्या है, कोई लाभ का पद ये धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, संसद के विधानमंडलों में किसी भी यदि सदन का वह सदस्य न हो, ठीक है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि राष्ट्रपति बनते समय, ठीक है, यदि वह किसी, दूसरा देख लीजिए, मतलब राष्ट्रपति की शपथ वो ले रहा है, शपथ ले रहा है, तो शपथ लेने के बाद, और आसान हमने बताया कि राष्ट्रपति पद की वो शपथ लेता है जब वो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यदि वह संसद का सदस्य है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा या किसी विधानसभा का सदस्य हो, मतलब एमएलए हो या एमएलसी हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है वैसे ही ये पद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति शपथ लेते ही, राष्ट्रपति पद के शपथ लेते ही वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, अगर है तो वह अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अब आपको ये भी याद रखना है कि यदि आर्टिकल 57 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 57 ये कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है राष्ट्रपति का। अगर मान लीजिए कि वो राष्ट्रपति चुन लिया गया, 5 साल पूरा हो गया, 5 साल पूरा होने के बाद वो अगर पुनः निर्वाचन करना चाहता है, निर्वाचित होना चाहता है, ठीक है, पुनः राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो वह कर सकता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं पुनर्निर्वाचन, निर्वाचन का क्या है, उसको पुनः होना चाहिए था, पुनः निर्वाचन का उसको राइट है। ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर संविधान ने किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया। वैसे आप याद रखिएगा कि अमेरिका में है 2 बार से ज़्यादा वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन भारत में एक परंपरा बनी हुई है कि लोग 2 बार तक चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ विवाद की बात हम आपसे करना चाहते हैं कि देखिए अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का यदि चुनाव हो रहा है और उस समय कोई प्रदेश की जो विधानसभा है वो भंग है, तो अब प्रश्न आता है कि क्या चुनाव होगा या नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, 11वां संशोधन, 11वां जो संशोधन अधिनियम है, संशोधन अधिनियम यह स्पष्ट कर देता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अधूरे निर्वाचक मंडल होने पर भी, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ठीक है, इसे सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर। मतलब अगर मान लीजिए कि निर्वाचक मंडल अधूरा है, निर्वाचक मंडल अधूरा कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि किसी प्रदेश के अंदर सरकार ही भंग हो, चुनाव ही ना हुआ हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा? यस सर, होगा। ठीक है, क्योंकि 11वें संशोधन के द्वारा यह नियम बनाया गया कि अधूरे निर्वाचक मंडल होने पर ठीक है भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा और इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति की शपथ क्या होती है, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
और अगर वो अनुपस्थित है तो ज्येष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति की पदावधि क्या है, वो तो 5 वर्ष हो सकती है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे करके अपने पद से मुक्त हो सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का ये परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि जैसे ही उसको उपराष्ट्रपति की इस्तीफे की सूचना मिलती है वैसे वो लोकसभा के अध्यक्ष को ये सूचना दे दे। ठीक है, क्लियर। लेकिन आप याद रखिएगा, सामान्य स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी आ नहीं जाता। वैसे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है और राष्ट्रपति को पहले से ही चुन लिया जाता है। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट कैसे लगेगा और क्यों लगेगा, मतलब राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। तो आप कहेंगे सर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने की विधि क्या है, तो आप कहेंगे कि सर महाभियोग। इम्पीचमेंट, तो ये महाभियोग का प्रोविजन है कहाँ, मतलब व्यवस्था कहाँ दी गई है। आप कहोगे कि सर आर्टिकल 61 में दी गई है। ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल 61, संविधान के अतिक्रमण, अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, बस। ठीक है, लेकिन आरोप जब लगाया गया है, ठीक है, मतलब आरोप 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। अगर आप आरोप लगाते हैं राष्ट्रपति के ऊपर तो 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को सूचित कर देना पड़ेगा कि आपके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है। लेकिन आप याद रखिएगा, यह आरोप कौन लगाएगा, संसद के दोनों सदनों में से कोई एक, सदन के कोई भी, ठीक है, हाउस लगा सकता है, चाहे वो राज्यसभा लगाए या लोकसभा लगाए, लेकिन कोई भी हाउस, ठीक है, आरोप लगा सकता है। लेकिन आरोप कब होगा पूरा, जब 1/4 सदस्य, मतलब उस सदन के उपस्थित सदस्यों का 1/4, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर कर दे, आरोप पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। कितना सदस्य, 1/4 सदस्य, ठीक है, तो वह पास मान लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोनों सदनों में बहस होती है और यदि दोनों सदन 2/3, मतलब आप कह सकते हैं कि फुल मेजॉरिटी 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक है, प्रस्ताव यदि पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप कह देंगे, ठीक है ना, कि मृत्यु की स्थिति में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा करके राष्ट्रपति के पद को भरना होगा। ठीक है, अब कुछ राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं, हम लोग उसे भी देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के क्या विशेषाधिकार हैं। जैसे उन्मुक्तियां भी आप कह सकते हैं विशेषाधिकार। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का विवरण कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 361 में दिया गया है, अनुच्छेद 361 में दिया गया है। क्या है, तो आप कहेंगे 361A, 4 हैं, 361A क्या कहता है, हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति अपने पद एवं शक्तियों को प्रयोग करने के लिए, ठीक है, किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अगर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है तो उसके कार्यों के लिए राष्ट्रपति को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। मतलब, ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यों के लिए किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, आप राष्ट्रपति के कार्यों के लिए आप किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, और एक चीज और, आर्टिकल 361(2) क्या कहता है, राष्ट्रपति पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं किया जा सकता। आपराधिक
मुकदमा और दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लेकिन आर्टिकल 361(3) क्या कहता है? ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर सिविल सूट लगाया जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, 361(3) क्या कहता है? उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता, उसे बंदी भी नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखिएगा, 361(4) क्या कहता है? ठीक है, 361(4) ये अपवाद है, इसका अपवाद। देखिए, व्यक्तिगत सिविल कार्रवाई के आधार पर राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाया जा सकता है। मतलब अगर दीवानी मामला है कोई, ठीक है, तो उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन सिविल कार्रवाई करने से पूर्व उसे 2 माह की सूचना देना पड़ेगा। 2 माह पूर्व दीवानी मैटर में आप उसके ऊपर व्यक्तिगत मुकदमा ला सकते हैं, लेकिन उसे 2 माह पूर्व सूचित करना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां। तो आइए देख लेते हैं राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां क्या हैं। कार्य और शक्तियां, ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां का मैटर में 1 या 2 मैटर देखते हैं, उसके बाद दूसरे पोर्शन में देखा जाएगा। पहली चीज तो आप याद रखिएगा, स्वविवेकाधिकार की शक्ति है। स्वविवेक अधिकार की शक्ति। तो बच्चों आप एक चीज याद रखना, ठीक है, 53(1) क्या कहता है? आर्टिकल 53(1) ये क्या बोल रहा है? तो 53(1) में स्वविवेकाधिकार की शक्ति देता है। यह शक्ति राज्यपाल को नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को है। ठीक है, जैसे ये इसके अंदर है। आर्टिकल 74 क्या है? तो बच्चों आर्टिकल 74 कहता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णयों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। या आप ऐसे कर दिए कि आर्टिकल 74 में 44वें संवैधानिक संशोधन, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि राष्ट्रपति, ठीक है, मंत्रिपरिषद के किसी भी निर्णय को, ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इसको ठीक कर दो भाई, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है ना। अब हमारे सामने दूसरी जो बातें आती हैं वो क्या आती हैं? तो आप याद रखिएगा, दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 78 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 78 कहता है कि देखिए, आर्टिकल 78 का ए क्या है? ठीक है, ये कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि प्रशासन संबंधी किसी भी निर्णय से वो राष्ट्रपति को सूचित कराए। मतलब पीएम को, ठीक है, ये निर्देश देता है कि अगर आपने प्रशासन संबंधी कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय से आप राष्ट्रपति को सूचित करें। और बी क्या कहता है? राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है। ठीक है। सी क्या कहता है? अगर लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिला है, ठीक है, यदि लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, व्यक्ति नहीं, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपने स्वविवेक का निर्णय ले सकता है और किसी को बुला सकता है। वैसे व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। राष्ट्रपति अमूमन उसी को बुलाता है जिसका बहुमत होता है, जिसका
या आप कह सकते हैं बहुमत होता है, या वह लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसी को बुलाता है। ठीक है। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या हैं, कि विधायी शक्ति क्या है? ठीक है, विधायी शक्तियां क्या हैं? तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा, सत्र को बुलाना और सत्रावसान करना। सत्र को बुलाना और सत्रावसान करना। ठीक है, यह राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां का ही एक भाग है। ठीक है। अब ये देखिए आर्टिकल 85 क्या कहता है। आर्टिकल 85 में यह प्रावधान है कि वह लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का यह विघटन कर सकता है, विघटन कर सकता है। और 108 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 108 क्या कह सकता है? तो वो कह सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन को बुला भी सकता है। ठीक है, मतलब सत्र को बुलाना और सत्रावसान करना और लोकसभा का विघटन करना, और दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी वो बुला सकता है। अब अभिभाषण एक आता है। अभिभाषण क्या है? ठीक है, तो अभिभाषण का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो आप याद रखिएगा। तो आप कहेंगे अभिभाषण की व्याख्या आर्टिकल 87 में की गई है। ठीक है, उसे आपको करना ही नहीं है, वो करके दिया गया है। ठीक है, तो अभिभाषण है क्या? आप कहेंगे संसद को उसके आह्वान का कारण बताना ही अभिभाषण है। ठीक है, मतलब संसद, ठीक है, आर्टिकल 87 कह रहा है कि संसद को उसके आह्वान किए जाने का कारण बताना ही अभिभाषण है। यह अभिभाषण वह एक सदन में भी कर सकता है और दोनों सदन में भी कर सकता है। ठीक है, और अभिभाषण कब होता है? आप कहोगे कि सर प्रत्येक निर्वाचन के बाद होता है। प्रत्येक निर्वाचन के बाद जब लोकसभा चुनकर आती है, तब राष्ट्रपति जो स्पीच देता है उसे अभिभाषण कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात यह है, प्रत्येक वर्ष, ठीक है, सत्र के प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति जो बोलता है, जो भाषण देता है, उसे अभिभाषण कहा जाता है। ठीक है, अब नामांकन की भी बात कर लीजिए। नॉमिनेशन, नामांकन, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि आर्टिकल 80 और आर्टिकल, और कौन आर्टिकल है? 331 आर्टिकल 80 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं, मतलब मनोनयन कर सकते हैं। ये 12 सदस्य कौन होंगे? आप कहेंगे सर वो विज्ञान से जुड़े हों, कला से जुड़े हों, सामाजिक कार्य से जुड़े हों, तो ऐसे लोगों को वह मनोनीत कर सकता है, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को भी सदन में क्या मिले? प्रतिनिधित्व मिल जाए। और आर्टिकल 331 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इनका भी प्रतिनिधित्व बना रहे। अब प्रतिवेदन को रखवाना, ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का प्रतिवेदन रखवाने की क्या है, मतलब क्या अधिकार है। प्रतिवेदन रखवाना, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, प्रतिवेदन रखवाना कहाँ रखवाएगा? संसद में रखवाएगा। तो देखिए आर्टिकल 112 के द्वारा राष्ट्रपति, ठीक है, बजट को सदन में रखवाता है। वैसे तो आप याद रखिएगा, बजट शब्द का उल्लेख
हमारे संविधान में है ही नहीं। इसके स्थान पर क्या है, वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकल 151 क्या कहता है? आर्टिकल 151 कहता है, सीधी बात है कि आर्टिकल 151 के तहत ही राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को यह सदन में रखवाता है। ठीक है, सदन के पटल पर रखवाता है। आर्टिकल 281 क्या कहता है? आर्टिकल 281 का कहना है कि वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उसको भी वह संसद के पटल पर रखवाता है। ठीक है। फिर आप 323 देख लेंगे। आर्टिकल 323 क्या है? तो बच्चों आप याद रखिएगा कि वह यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन को, संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन को भी सदन के पटल पर रखवाता है। आर्टिकल 340 क्या कहता है? 340, तो आर्टिकल 340 कहता है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखवाता है। ठीक है, 340 हो गया। अब आर्टिकल 348 भी आप देख लीजिएगा, तो आप कहेंगे SC/ST आयोग की जो रिपोर्ट है यह भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही सदन में रखी जाती है। ठीक है। और एक बात आपको और याद रखना है कि राष्ट्रपति अंग्रेजी में कही गई बातों को हिंदी में, ठीक है, क्या करता है? हिंदी में ट्रांसलेट करने का निर्देश देता है। और अब पूर्व मंजूरी मतलब प्री एक्सेप्टेड कॉन्सेंट, तो पूर्व मंजूरी में आप देखें क्या करता है। देखिए, पूर्व मंजूरी का मतलब है कि किसी भी बिल को सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। जैसे आपको याद रखना होगा कि आर्टिकल 3 कहता है कि यदि कोई नया राज्य बनाना है, ठीक है, या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ठीक है। अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आर्टिकल 274 ये क्या कहता है? कहता है कि जो कृषि की आय है उसकी परिभाषा पर कोई भी विधेयक लाना है, ठीक है, या उसमें कुछ भी परिवर्तन करना है, मतलब आर्टिकल 274 कहता है कि कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन तभी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति ने ऐसा करने की अनुमति दिया है। ठीक है। और इसके साथ आपको एक चीज है, वीटो का राइट्स, वीटो का अधिकार। तो भारतीय राष्ट्रपति को 3 वीटो का अधिकार दिया गया है। ठीक है, 3 वीटो का अधिकार दिया गया है। ठीक है, एक है एब्सोल्यूट वीटो राइट, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है। अब एब्सोल्यूट वीटो में क्या है? आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने अगर एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया है तो विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति धन विधेयक पर या मनी बिल पर ऐसा नहीं कर सकता। इसको छोड़कर अन्य किसी विधेयक पर वो एब्सोल्यूट वीटो लगा करके उसको वहीं पर खत्म कर देगा। दूसरा है सस्पेंशन वीटो, सस्पेंशन वीटो। ठीक है, सस्पेंशन वीटो में क्या है? मंत्रिपरिषद के किसी भी निर्णय को वह पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है। और एक है पॉकेट वीटो, जिसे हिंदी में जेबी वीटो भी कहा जाता है, वीटो। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक के रख सकता है। ठीक है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि राष्ट्रपति
10 दिन तक ही रोक सकता है और उसके बाद उसे वापस करना ही होगा। लेकिन भारत में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की प्रकृत शक्तियां क्या है। शक्तियां तो आप याद रखिएगा, प्रकृत शक्तियों के अंतर्गत ही राष्ट्रपति क्या करेगा। आर्टिकल 143 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो विधि सम्मत किसी विषय पर ठीक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के एक बेंच द्वारा या समूह द्वारा ठीक है उनका राय जान सकता है। ठीक है, एक बात तो यही, राय जान सकता है, मांग सकता है। ठीक है, और प्रकृत शक्तियों में ही आयोगों की नियुक्तियां आती हैं। आयोगों की नियुक्तियां ये राष्ट्रपति की प्रकृत शक्तियां हैं। ठीक है, जैसे प्रकृत आयोगों की नियुक्तियों में कौन कौन नियुक्तियां आएंगी, जैसे निर्वाचन आयोग आ गया, इलेक्शन कमीशन आ गया। ठीक है, वित्त आयोग आ गया, फाइनेंस कमीशन आ गया। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रपति की प्रकृत शक्तियां हैं। ठीक है, SC/ST आयोग आया, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आया, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग आया, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आया। ये सभी उसकी प्रकृत शक्तियों में आती हैं। फिर देखिए आपात शक्तियां क्या हैं, इमरजेंसी पावर क्या है राष्ट्रपति की। तो आपात शक्तियों में, इमरजेंसी पावर में ये 3 एक्ट आते हैं। 352 आता है, 356 आता है और 360 आता है। 352 क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा को यदि खतरा है, मतलब नेशनल इमरजेंसी, या आप कह सकते हैं राष्ट्रीय, ठीक है, क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर खतरा है, सुरक्षा को खतरा है, मतलब इसमें क्या क्या आएगा, विदेशी आक्रमण का भय हो, दूसरा सशस्त्र विद्रोह की बात हो। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह की बातें चल रही हों, ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो युद्ध का दौर हो, विदेशी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, ठीक है, इसी में युद्ध भी डाल दीजिए, युद्ध का भय हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ठीक है इमरजेंसी की घोषणा या आपात के काल की घोषणा कर सकता है। यही आर्टिकल 352 है। लेकिन राष्ट्रपति ये तभी कर सकता है जब मंत्रिपरिषद ने सुझाव दिया है, तभी कर सकता है, स्वविवेक का यहाँ प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, 356 क्या है, किसी राज्य में यदि वहाँ की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति संवैधानिक संकट मान करके इस आपात इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और उस राज्य की सरकार को वह बर्खास्त कर देगा और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। मतलब किसी राज्य में यदि वहाँ की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति ठीक है राज्यपाल की स्वीकृति, राज्यपाल के सुझावों को मानते हुए ठीक है वहाँ पर सरकार को भंग कर देगा, वहाँ की विधानसभा को भंग करके, और राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। ठीक है, और फिर उस प्रदेश का शासन संसद के अधीन हो जाता है। ठीक है, 360 कहा गया, तो आप कहेंगे ये तो सर वित्तीय संकट है, जो राज्य में वित्तीय संकट है तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पावर और आता है क्षमादान की शक्तियाँ, या आप कार्यपालिका शक्तियाँ भी पढ़ लीजिए, उसके बाद तब आप जाइएगा क्षमादान पर, लास्ट में ले जाते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो बच्चों समस्त नियुक्तियाँ उसकी कार्यपालिका शक्ति में आती हैं। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियाँ, तो आपको एक चीज याद रखना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री के सुझाव पर मंत्रियों की नियुक्ति, यह राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। मतलब प्रधानमंत्री नियुक्ति का पद है, निर्वाचित पद नहीं है, नियुक्ति का पद है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और इसी के सुझाव पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, क्लियर। और आप एक चीज और आपको याद रखना है, वो क्या बड़ी चीज याद रखनी है आपको, तो बच्चों एक बात और भी है कि देखिए
प्रांतों के राज्यपाल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट दोनों कर लीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, विदेशों से संधियां और समझौते, ये सभी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्षमादान। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां क्या हैं, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं क्षमादान की शक्तियां, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है, ठीक है। उसमें विलंब भी कर सकता है, मतलब अपराध को क्षमा करने की शक्ति में क्या क्या आता है। पहले से तो आप याद रखिएगा, विलंब आता है। विलंब मतलब डेट को बढ़ा देगा, ठीक है। अपराध को कम नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब दंड को कम नहीं कर रहा है, अपराध को कम करना नहीं है, दंड को कम नहीं कर रहा है, बल्कि तिथि को बढ़ा देगा। विराम क्या होता है? तो आप कहोगे विराम में सर दंड को कम करना या उसकी प्रकृति में बदल देना है, ठीक है। दंड को कम कर दे, कम कर दे या उसकी प्रकृति में बदलाव दे दे, ठीक है, बदलाव। और तीसरा क्या होता है? तीसरा देखिए परिहार होता है। परिहार, परिहार का क्या मतलब है? दंड को कम करना ही परिहार है। और चौथा क्या है? लघुकरण। लघुकरण, लघुकरण में क्या होता है? तो आप कहोगे ठीक है, दंड को बदल देना। जैसे अगर किसी को कठोर कारावास, दंड को ही बदल देगा, ये बदल देना। जैसे किसी को अगर कठोर कारावास की सजा मिली है तो उसे किससे बदल सकता है? आप कहेंगे सामान्य कारावास में बदल सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि राष्ट्रपति सेना संबंधी, ठीक है, किसी भी मैटर में कोई हस्तक्षेप तब तक नहीं कर सकता जब तक कि, ठीक है, मंत्रिपरिषद ने उसे लिखित रिक्वेस्ट न किया हो, ठीक है। मतलब सेना के मामले में राष्ट्रपति को कोई राइट्स नहीं दिया गया, ठीक है। क्लियर हो गया? और आज इतना ही। फिर अभी हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति में क्या क्या क्वेश्चन आपसे उठा सकते हैं, तो वह एक कंपैरेटिव स्टडी होगी। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।